हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्प्रेसिव लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने चंद राजवंश के देवी चंद को कवर किया था और आज हम उस देवी चंद के बाद जो अगला शासक बना था उसको जानेंगे, जिसका नाम था अजीत चंद। ठीक है, जिसने 1727 ईस्वी से 1728 ईस्वी तक शासन किया था। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो पूरनमल बिष्ट था और मणिक बिष्ट था, दो मैंने यहाँ पर नाम बताए थे, मणिक बिष्ट और पूरनमल बिष्ट या फिर चंद। ठीक है, ये दोनों जो थे, पूरनमल बिष्ट और मणिक बिष्ट जो थे, इनके द्वारा जो अजीत चंद से पूर्व का शासक था देवी चंद, उसकी 1726 ईस्वी में हत्या करवा दी गई थी। ठीक है, जब देवी चंद की हत्या हो गई उसके बाद जो अगला शासक चंद राजवंश का बनता है वो बनता है अजीत चंद और 1727 ईस्वी से 1728 ईस्वी तक ये शासन करता है। लेकिन यहाँ पर जब अजीत चंद शासक बनता है तो शासक तो यह होता है, यानी कि अजीत चंद राजा तो अजीत चंद होता है, लेकिन जो वास्तविक सत्ता थी वो इस मणिक चंद और पूरनमल के हाथ में थी। तो वास्तविक जो शासक रहे थे यहाँ पर वो रहे थे पूरन चंद और मणिक चंद। ठीक है, जो वास्तविक शासक रहे थे वो पूरन चंद और मणिक चंद रहे थे, यानी राजा का जो काम था, जो राजा का कार्य था वो मणिक चंद और पूरन चंद किया करते थे। ठीक है, इसी के पश्चात इस मणिक चंद और पूरनमल चंद ने जनता पर अत्याचारी कर लगाना शुरू कर दिए। ठीक है, अत्याचारी कर लगाना शुरू कर दिए। ठीक, जिससे जनता क्या हुई, परेशान होने लगी और इन्हीं के शासन को, इन मणिक चंद के और पूरनमल के शासन को जनता ने गौड़ागर्दी का शासनकाल कहा। गौड़ागर्दी का शासन काल। ठीक है, तो गौड़ागर्दी का जो शासनकाल था वो मणिक चंद और पूरनमल चंद के शासनकाल को कहा गया, जब अजीत चंद शासन कर रहा था 1727 से 1728 ईस्वी के बीच। ठीक है, और इसी के पश्चात, इसी 1727 के एक साल के पश्चात 1728 ईस्वी में मणिक चंद और पूरनमल चंद ने इस अजीत चंद की भी हत्या करवा दी। तो 1728 ईस्वी में मणिक चंद और पूरनमल के द्वारा अजीत चंद की हत्या करवा दी गई। ठीक है, तो सर्वप्रथम देखिए, सर्वप्रथम इस मणिक चंद और पूरनमल चंद ने देवी चंद की हत्या करवाई और उसी के एक साल अजीत चंद को शासक बनाया और उसी के एक साल बाद अजीत चंद की भी हत्या करवा दी थी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर राजा का पद खाली हो जाता है। अब अगर यहाँ पर पूरन चंद या फिर मणिक चंद में से, दोनों में से भी एक अगर राजा बनता तो उस समय जनता क्या करती, जनता विद्रोह कर देती, क्योंकि इन्होंने जनता के ऊपर अत्याचारी कर लगाए हुए थे, जिस कारण इनके शासनकाल को गौड़ागर्दी का शासनकाल कहा गया था। अब अगर यहाँ पर मणिक चंद और पूरन चंद शासक बन जाते, राजा बन जाते, तो जनता क्या करती, जनता विद्रोह शुरू कर देती। ठीक है, और इसी विद्रोह के कारण इनकी सत्ता भी छूट जाती, जिस कारण इन्होंने क्या करा, इन्होंने तिब्बत से एक राजा बुलाया और उस राजा का नाम था कल्याण चंद। यह वही कल्याण चंद था जो उद्योग चंद का पुत्र था और 12 वर्ष की आयु में वो तिब्बत भाग गया था। ठीक है, तो नेपाल से अब क्या होता है, अब नेपाल से एक शासक बुलाया जाता है जिसका नाम होता है कल्याण चंद। तो अजीत चंद के बाद जो अगला शासक बनता है चंद राजवंश का, वह होता है कल्याण चंद फोर्थ, जिसने 1730 ईस्वी से 1747 ईस्वी तक शासन करा था। अब देखिए, जब पूरनमल बिष्ट
और मणिक बिष्ट के द्वारा अजीत चंद की हत्या कर दी जाती है तो उसके बाद राजा का पद खाली हो जाता है। अब यहाँ पर राजा के लिए उद्योत चंद के पुत्र को बुलाया जाता है जिसका नाम होता है कल्याण चंद। तो कल्याण चंद जो था वो उद्योत चंद का पुत्र था, उद्योत चंद का पुत्र था और यह 12 वर्ष की आयु में तिब्बत भाग गया था। ठीक है, 12 वर्ष की आयु। ठीक है, तो उद्योत चंद का जो पुत्र था वो कल्याण चंद फोर्थ था जिसने 1730 ईस्वी से 1747 ईस्वी तक शासन करा। अब देखिए, जब कल्याण चंद को बुलाया गया, कल्याण चंद को राजा बनने के लिए बुलाया गया तो उस समय वो नेपाल में स्थित था। ठीक है, कहाँ स्थित था? नेपाल में वो उस समय स्थित था और नेपाल को डोटी क्षेत्र भी कहा जाता था। नेपाल का जो नाम था वो था डोटी, जिस कारण कल्याण चंद फोर्थ को डोटी कल्याण चंद्र कहा जाता है। डोटी कल्याण चंद भी कहा जाता है। डोटी कल्याण चंद जो कहा जाता है वो कल्याण चंद फोर्थ को कहा जाता है जो चंद राजवंश का शासक था और अजीत चंद के बाद चंद राजवंश का एक राजा रहा था। अब देखिए, जब यहाँ पर ये शासक बन जाता है, जब ये राजा बन जाता है तो इसके पश्चात ये पूरनमल बिष्ट और मणिक बिष्ट की हत्या करवा देता है। तो यहाँ पर पूरनमल बिष्ट और मणिक बिष्ट की हत्या करवा दी गई थी। किसके द्वारा? कल्याण चंद के द्वारा। ठीक है, देखिए अब यहां पर हुआ क्या था, इससे पूर्व पूरनमल बिष्ट ने और मणिक बिष्ट ने अजीत चंद को भी मरवा दिया था और देवी चंद को भी मरवा दिया था, जिस कारण इस कल्याण चंद फोर्थ को भी भय बना हुआ था पूरनमल बिष्ट से और मणिक बिष्ट से। इन दोनों से ही कल्याण चंद को भय बना हुआ था और यह इससे पहले कि यह कल्याण चंद की हत्या करते कल्याण चंद ने पूरनमल बिष्ट को और मणिक बिष्ट को मरवा दिया, उनकी हत्या करवा दी। देखिए, इसी के बाद इसी के समय काल में एक हिम्मत गोसाई नाम के व्यक्ति ने विद्रोह करा। तो हिम्मत गोसाई का विद्रोह, ठीक है, हिम्मत गोसाई ने यहां पर विद्रोह कर दिया था। तो हिम्मत गोसाई के विद्रोह को सर्वप्रथम कल्याण चंद ने दबाया। इसके विद्रोह को कल्याण चंद ने दबा दिया और पराजित कर दिया इस हिम्मत गोसाई को। इसी के पश्चात जो सबसे बड़ा आक्रमण या फिर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ था कल्याण चंद के टाइम पीरियड पर, वो था रुहेलो का आक्रमण। ठीक है, और उस समय रुहेलो का जो सरदार था, रुहेलो का आक्रमण, यह जो रुहेलो का आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1740 ईस्वी में। अब देखिए, यहां पर जो रुहेलो का सरदार था, रुहेलो का सरदार था वो था अली अहमद खां। ठीक है, तो अली अहमद खां का 1740 ईस्वी में आक्रमण हुआ और यह जो आक्रमण था वो उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में करा गया। ठीक है, इसी ने कुमाऊं के अल्मोड़ा क्षेत्र में जो कटारमल सूर्य मंदिर था उसका एक भाग ध्वस्त करा। तो कटारमल सूर्य मंदिर का एक भाग ध्वस्त करा। ठीक है, तो कटारमल सूर्य मंदिर का जो एक भाग ध्वस्त हुआ था वो 1740 ईस्वी में अली अहमद खां के द्वारा करा गया था। अब देखिए, अली अहमद खां लगातार मंदिरों में तोड़फोड़ कर रहा था, जिस कारण गढ़वाल का शासक और कुमाऊं का शासक एकत्र हो गए। अब जिस समय कल्याण चंद शासन कर रहा था उस समय जो गढ़वाल का शासक था, गढ़वाल का जो शासक था वो था प्रदीप शाह।
ठीक है, तो उस समय गढ़वाल का जो शासक था वो कौन था, वो प्रदीप शाह रहा था। इसी अली अहमद के आक्रमण के बाद प्रदीप शाह और कुमाऊं का शासक यानी कि जो कल्याण चंद था उनके बीच संधि हो गई और इसी संधि के पश्चात इन्होंने सरदार अली अहमद का सामना किया और सरदार अली अहमद को पराजित करा। सरदार अली अहमद को पराजित करा। ठीक है, तो जो आक्रमण करा था, रोहिलों का जो आक्रमण हुआ था 1740 ईस्वी में, उसका जो सरदार था अली अहमद खां, उसको प्रदीप शाह और कल्याण चंद की संयुक्त सेना ने पराजित करा था। कल्याण चंद का जो सेनापति था उसका नाम था शिवदेव जोशी। ठीक है, तो इसका जो सेनापति रहा था वो रहा था शिवदेव जोशी। ठीक है, शिवदेव जोशी इसका सेनापति रहा था। और जब रोहिलों का 1740 ईस्वी में आक्रमण हुआ तो इसी के बाद इसके या इस टाइम पर जो रोहिलों का सामना किया था वो इसके सेनापति शिवदेव जोशी के द्वारा करा गया था। अब 1740 के बाद जो दूसरा इसके समय में आक्रमण होता है वो होता है 1745 ईस्वी में। ठीक है, 1745 ईस्वी में नजीमाबाद के नजीब खां का आक्रमण होता है। ठीक है, 1745 में नजीमाबाद के नजीब खां का आक्रमण होता है और इसमें इस आक्रमण में जो इसका सामना करता है वो करता है शिवदेव जोशी। ठीक है, शिवदेव जोशी इसमें आक्रमण करता है। अब यह जो आक्रमण था, इस आक्रमण में कल्याण चंद फोर्ट की विजय हुई थी, जिस कारण यह अपनी सेनापति शिवदेव जोशी को दीवान पद पर नियुक्त करता है। तो इसी आक्रमण के बाद 1745 के बाद इसको दीवान पद मिल गया था, किसे, शिवदेव जोशी को, जो कल्याण चंद फोर्ट का सेनापति रहा था। अब देखिए, अपने अंतिम दिनों में ये जो कल्याण चंद शासक था वो भोग और विलासी शासक बन गया और शराब के नशे में चूर रहने लग गया। ठीक है, जिसके पश्चात ये दिन भर सोया रहता था, इसलिए इतिहासकारों ने इसे कुमाऊं के कुंभकर्ण की संज्ञा दी। ठीक है, तो कुमाऊं का कुंभकर्ण, कुमाऊं कुंभकर्ण, तो कुमाऊं का कुंभकर्ण जो कहा जाता है वो कल्याण चंद फोर्थ को कहा जाता। इसने मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजी थी। मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजी थी। और लास्ट पॉइंट इसका यह बन जाता है कि इसने अल्मोड़ा में इसने चौमहला महल का निर्माण कराया। अल्मोड़ा में चौमहला महल का निर्माण करा। ठीक है, तो अल्मोड़ा में जो चौमहला महल बनाया गया वो कल्याण चंद फोर्ट के द्वारा बनाया गया था और इसने मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजी थी। साथ ही साथ इसे किसकी संज्ञा ली जाती है, इसे कुमाऊं का कुंभकर्ण कहा जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने चंद राजवंश के दो शासक अजीत चंद और कल्याण चंद को कवर किया। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।